गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनफाइनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है आपकी क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ये आपके वन शॉट में आपके कंप्लीट हो जाएगी। और जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो आपके सोशियोलॉजी की जो बुक है या जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसमें लास्ट चैप्टर है या लास्ट यूनिट है। तो आज हम क्लिनिकल सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं वन शॉट में। ठीक, इसके कंटेंट देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। कंटेंट में है, देखो, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट देखेंगे, फिर क्राइसिस इंटरवेंशन, एब्यूज़, और इनमें जो अलग अलग टॉपिक्स है उनको भी हम देखते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी to deals with the application of sociological knowledge, principle and analysis to understand the individual group community with a purpose to reduce distress, manage conflicts and assist in achieving meaningful and effective functioning of individual in sociology। अब आपके सामने ये एक मीनिंग या डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन आप इसे याद कैसे करोगे? ठीक है, सबसे जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है वो है याद करने की। तो आप क्या करोगे, इसको इतना बड़ा मत देखो, इसके आप 2-3 टुकड़े कर लो, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। कैसे करोगे? तो फर्स्ट देखो, क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, यहाँ तक हो गया। दूसरा है टू डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज प्रिंसिपल। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ तक हो गया इसका। फिर हम करेंगे इसका एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल ग्रुप कम्युनिटी विद एप। ठीक है, यहाँ तक कम्युनिटी तक, ये आपके कम्युनिटी तक। ठीक है, फिर विद ए पर्पस टू रिड्यूस डिस्ट्रेस, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड असिस्ट इन अचीविंग, ये आपके लास्ट तक। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4। आपके हमने 4 टुकड़े कर दिए इसको। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, अब इसका हम मीनिंग देखें तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है? क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी वो एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है। टू डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज और प्रिंसिपल। ठीक है, जो क्या करती है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज और प्रिंसिपल है उसको क्या करती है, डील करती है। और क्या करती है ये, एंड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल ग्रुप कम्युनिटी, और जो इंडिविजुअल है, ग्रुप है और कम्युनिटी है उनको क्या करती है, एनालिसिस करती है, उसको समझने के लिए एनालिसिस करती है, अंडरस्टैंड। ठीक है, कैसे? विद एक उद्देश्य के साथ, विद ए पर्पस टू रिड्यूस डिस्ट्रेस। इसका क्या वो पर्पज़ होता है, रिड्यूस डिस्ट्रेस, जो आपके डिस्ट्रेस है उसको कम करना या रिड्यूस करना। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको क्या करना, मैनेज करना। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी 2 वस्तु या 2 चीज़ों में से एक को चूज़ करना। ठीक है, 2 में से एक को चूज़ करना। जैसे ये मानो आपके पास क्या है, कोई 2 पेन है। ठीक है, आपके पास 2 पेन है, इसमें से आपको किसी एक को चूज करना है। तो आप क्या करोगे, ये आपके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट की जो कंडीशन है वो बन जाती है। किसी 2 में से आपको एक को चूज करना है तो ये आपके एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बन जाती है। तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करती है, एंड असिस्ट इन अचीविंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और जो सोसाइटी में इंडिविजुअल है उसकी जो फंक्शन है, इफेक्टिव फंक्शन है, उनको असिस्ट करती है। ठीक है, तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या हुई इसकी, मीनिंग क्या हुई इसका? इसका मीनिंग हुआ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है जो कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज और प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को डील करती है, और एनालिसिस टू अंडरस्टैंड, और इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी को समझने के लिए एनालिसिस करती है।
विद ए पर्पज़ टू रिड्यूस डिस्ट्रेस, एक उद्देश्य के साथ डिस्ट्रेस को कम करना, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ठीक है, और असिस्ट द अचीविंग मीनिंगफुल इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। इस सब के क्या ये इसके पर्पज़ के साथ इसको एनालिसिस करती है। ठीक है, आगे चलते हम। ये आपकी मीनिंग हो गई। नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को वापस देख लें। फिर आता है आपके पास सेकंड डेफिनेशन। ये दी थी आपकी लीने 1979 में। ठीक है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी, एक टुकड़ा। दूसरा, विच इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन लिंक्ड विद एफर्ट्स, ठीक है। तीसरा, टू डायग्नोस प्रॉब्लम एंड सजेस्ट, सॉरी यहाँ तक हो गया, टू डायग्नोस प्रॉब्लम एंड सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कोपिंग दिस प्रॉब्लम। ये आपके इसमें भी आपने 4 टुकड़े कर दिए, तो कैसे समझोगे इसको आप? ठीक है, दिक्कत क्या आती है आपके कि टुकड़े तो कर दिए, लेकिन अब इसको समझे कैसे? तो जब आपने टुकड़े कर ही दिए तो इसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ एप्लाइड सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी एक एप्लाइड सोशियोलॉजी का प्रकार है, काइंड यानी एक टाइप होता है। ठीक है, विच इन्वॉल्व, जिसमें कि शामिल होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन शामिल होता है जो कि जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने के जो इफर्ट्स है उसके साथ लिंक्ड होता है, और सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कोपिंग विद दिस प्रॉब्लम, और जो हमारे पास जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कोपिंग यानी सामना करने, उसका सामना करने के लिए जो हमें स्ट्रेटजी है वो सजेस्ट करती है। ये होती है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। नहीं समझे? अब देखो आप इसको, क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है? क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ये देखो आप, क्लिनिकल सोशियोलॉजी है ये आपके, पहली बात तो एप्लाइड सोशियोलॉजी का क्या है, एक टाइप है। ठीक, होगी बात। दूसरा क्या है, एप्लाइड सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया, और इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं इट इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन शामिल होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होते हैं, लिंक्ड। किससे लिंक्ड होते हैं? जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, उन प्रॉब्लम का सामना करने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है उसके जो इफ़र्ट्स है उसके साथ लिंक्ड होता है, और डायग्नोसिस प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करता है। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या हुई, एक बार वापस देख लो। क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी के अप्लाइड सोशियोलॉजी का प्रकार है विच इन्वॉल्व, जिसमें कि शामिल होते हैं इन्वेस्टिगेशन लिंक्ड विद इफर्ट्स टू डायग्नोस प्रॉब्लम। हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उसके जो इफर्ट्स है उससे लिंक्ड होता है, और जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सामना करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो सजेस्ट करता है। ठीक, आगे चले। ये दी थी आपके लीने फंक्शन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी। अब क्लिनिकल सोशियोलॉजी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं? फर्स्ट आता है आपके पास, इट इंटरप्रेट्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प द इंडिविजुअल टू चेंज हिमसेल्फ एंड द हार्मफुल एस्पेक्ट इन द सराउंडिंग सोशल इन्वायरमेंट। कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो एक इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेट यानी कि उसकी जो व्याख्या, ठीक है, उसकी व्याख्या करती है। जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम आ रही है उसका एक तरीके से डिस्क्राइब करती है, और उस इंडिविजुअल को हेल्प करती है, जिससे कि जो हार्मफुल एस्पेक्ट है उसके सोशल इन्वायरमेंट, चारों तरफ सोशल इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल एस्पेक्ट है उससे खुद को चेंज करने की हेल्प करती है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, इट अप्लाई सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिसर्च मेथड एंड इंटरवेंशन टू सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ठीक, अगला है, इट फोकस ऑन हेल्थ इंटरवेंशन बाय वर्किंग द, हाँ,
जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो हेल्थ इंटरवेंशन पर फोकस करती है। कैसे? बाय यानी द्वारा वर्किंग विथ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, सोशल पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ कैंपेन। तो यानी कि आपके सामने कोई हेल्थ इंटरवेंशन आया, यानी कि इंटरवेंशन यानी होता है, आगे पढ़ेंगे अभी, कोई हेल्थ इंटरवेंशन आया, ठीक है, तो उसका हेल्थ इंटरवेंशन पर ये फोकस करती है, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ काम करता है, कम्युनिटी हेल्थ के साथ काम करता है और पब्लिक हेल्थ कैंपेन, सोशल पॉलिसी इनके साथ काम करता है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ेगा आपको सब समझ में आने लगेगा। फोर्थ है इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल्स लिव। ठीक है, जो लोग रहे उनकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करता है। ठीक, पीपल्स लिव। अब है क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट? भाई क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है क्या? क्लिनिकल सोशियोलॉजी पढ़ ली। देखो एक भाषा मतलब सीधी सी लैंग्वेज में देखें हम तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है उसका सामना करना, कोप। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कोपिंग मैकेनिज्म द्वारा सोल्व करना। ठीक है, यही क्या है आपकी क्लिनिकल सोशियोलॉजी। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो, यह है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। अब क्लिनिकल सोशियोलॉजी में क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ही आपको एडवाइस वगैरह देते हैं। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज सोशल सिचुएशन एंड रिड्यूस प्रॉब्लम थ्रू इंटरवेंशन। कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो सोशल सिचुएशन है उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, भाई आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो उसने क्या किया, उसमें जो प्रॉब्लम वगैरह है, सोशल प्रॉब्लम है, सोशल सिचुएशन है, उसको सबसे पहले तो एनालिसिस किया, पता लगाया कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को इंटरवेंशन के द्वारा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे इंटरवेंशन क्या होता है? तो देखिए सर, इंटरवेंशन क्या होता है कि ये मानो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसके क्या हुआ, इसने एक एग्ज़ाम दी, ठीक है, ये स्कोर कार्ड हो गया इसका। तो इसके एग्ज़ाम में क्या हुआ, इसके जो मार्क्स थे वो कितने आए, अप्रोक्स ये मान लो आप इसके, एक मिनट, 40 के अराउंड मार्क्स है, 100 में से इसके 40 मार्क्स आए। तो इसने क्या किया, घर वालों को नहीं बताया, इसने ये जो मार्क्स आए वो घर वालों को नहीं बताया कि भाई मारेंगे घर वाले, डांटेंगे। ठीक है, तो अब नहीं बताया तो इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। कैसे? भाई इसको तो आदत हो गई, घर वालों ने कुछ कहा नहीं, तो आगे के जो और है उसमें पढ़ाई है वो कम कर दी, और इससे इसका जो लेवल था वो पहले इसका ये मान लो 40 नंबर तो अब आए हैं, इसके पहले अप्रोक्स 60 या 90 प्लस नंबर आते थे, अब 40 आए, तो घर वालों को पता नहीं चला, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं, तो इसको तो आदत हो गई भाई, पढ़ने लिखने का कुछ काम नहीं है, तो इसका जो लेवल था वो क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन क्या किया, जो टीचर हैं उन्होंने डायरेक्ट जो ये नंबर थे, जो ये मार्क्स आए थे, ये डायरेक्ट उसके क्या भेज दिया, घर पर, उसके डायरेक्ट घर पर बता दिया। तो घर वालों को पता चल गया कि भाई इसके ये इतने नंबर आए हैं, तो घर वाले क्या करेंगे, इसको समझाएंगे कि भाई पढ़ ले। ठीक है, तो ये फिर पढ़ने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक इंटरवेंशन हुआ। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब इंटरवेंशन क्या होता है, किसी को बचाने के लिए किया गया उपाय, यही क्या है, इंटरवेंशन। ठीक है,
यानी कि अब इसमें क्या हुआ है, शिक्षक या स्कूल के द्वारा इसके बच्चे को सुधारने के लिए एक उपाय किया गया है, या जो भी है ये हो गया इंटरवेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए। इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन बचाना, ठीक है, प्रॉब्लम से बचाना, यही कि इंटरवेंशन है। देखो, मैनी क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट, हम पढ़ रहे हैं क्या? क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। आप एग्जाम्पल के चक्कर में हेडिंग भूल गए होगी, तो ये आपके पास हेडिंग थी क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। मैनी क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट नॉट ओनली कोलेबरेट विथ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट बट आल्सो एडवोकेट एंड सपोर्ट हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है ये कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो केवल कोलेबरेट ही नहीं करते मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, नर्सेज और इनसे, वो उन, जबकि एडवोकेट और सपोर्ट भी करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स के। कैसे? देखो, इसको इधर ही समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट के साथ क्या कर लेते हैं? कोलैबोरेट कर लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल उसके साथ क्या कर लेते हैं? कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें जो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स है, यानी कि उसमें कोई कमी है, जैसे कोई टेक्निकल चीज़ें, मशीन वगैरह है, तो वो आपको प्राइवेट वाला दे देगा, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये केवल जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो केवल इनसे कोलैबोरेट नहीं करते, उनके साथ एडवोकेट और सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हेल्थ और मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उन पे सपोर्ट भी करते हैं कि भाई आप ऐसा करो जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके सोल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। दे आल्सो इन्वॉल्व इन काउंसलिंग, इंटरपर्सनल थेरेपी, इंटरवेंशन प्रोग्राम विद यूथ और ग्रुप काउंसलिंग। जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये आपके काउंसलिंग में, इंटरपर्सनल थेरेपी में, इंटरवेंशन प्रोग्राम, इन सभी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिससे कि आगे तक जो प्रॉब्लम है उनका समाधान करने की कोशिश कर सके। ठीक, क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट में वर्क एज एन इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप काउंसलर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कंज्यूमर, एडवोकेट्स, एक्शन रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर। जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो एक इंडिविजुअल के रूप में, वो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो एक इंडिविजुअल के रूप में, फैमिली, ग्रुप, काउंसलर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कंज्यूमर, एडवोकेट, ठीक है, एक्शन रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर, इनके रूप में भी काम करते हैं। तो आपके आएगी भाई क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं, किस किस रूप में काम करते हैं, तो आपके इस रूप में काम करते हैं। ठीक है, आगे चले। फंक्शन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट के क्या क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ये? फर्स्ट है, अब इसको अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, तो आपको समझने में और याद करने में बहुत फ़ायदा होगा। कैसे? तो देखो, कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है आपके, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आई रही है, ठीक है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम मान लो, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो कैरी आउट सिस्टमेटिक्स एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सोशल सिचुएशन एंड बिहेवियर। कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सबसे पहले तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ऑब्जर्व करेगा कि हाँ भाई इसके ये प्रॉब्लम है, फिर उसको मेज़र करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि देखेगा या ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको मेज़र करेगा कि इसकी इतनी है प्रॉब्लम। ठीक है, फिर है सेकंड, प्रोवाइड एन एक्यूरेट असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द सोशल सिचुएशन, कि इसके भाई कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक टेस्ट करेगा, एक्यूरेट असेसमेंट प्रोवाइड करवाएगा और उसका डायग्नोस करेगा। भाई जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले टेस्ट दिया कि आप ये टेस्ट कराओ, तो उसके जो रिपोर्ट आई तो उससे डायग्नोस करेगा फिर वो। फिर है ऑफर अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन और सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम,
कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको क्या करेगा, वो एक उचित जो उसके प्रॉब्लम है उसके अनुसार प्रिस्क्रिप्शन देगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक, आगे है, क्योंकि आपने देखा भी कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो एक काउंसलर का भी काम करते हैं। तो काउंसल एंड प्रोवाइड सोशियोथेरेपी फॉर इंडिविजुअल, कपल, फैमिली एंड ग्रुप्स। जो भी कपल, फैमिली, ग्रुप्स वगैरह है उनके लिए वो एक काउंसल प्रोवाइड कराएगा और सोशियोथेरेपी प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि काउंसलर का काम क्या होता है, उसको कंसल्टेट करना, मतलब कि आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको उस प्रॉब्लम के बारे में बताना, आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सभी काम किसके हैं, काउंसलर के। फिर है प्रोवाइड ट्रेनिंग, मतलब कि उसको ट्रेनिंग देगा कि आप क्या करो, ये काम करो जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस या कम हो सके। फिर प्रोवाइड कंसल्टेशन सर्विस विद द हेल्प कम्युनिटी एजेंसी डेवलप एंड इम्प्लीमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। फिर पार्टिसिपेट इन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ सोशल सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ फॉर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल प्रॉब्लम। ठीक है सर, आया को समझ में। देखो अब आपको सातों के सातों पॉइंट समझा देते हैं। ये आ गया आपके पास खाली पेज। तो सबसे पहले तो क्या था, ऑब्जर्व करेगा, कोई प्रॉब्लम आई उसको सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जर्व, भाई आपके ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा, असेसमेंट एंड उसका क्या करेगा, डायग्नोस करेगा कि आपके, पहले तो उसने, जैसे डॉक्टर मान लो, डॉक्टर है, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट आई। आप ये मानो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास। अब यहाँ डॉक्टर क्या है, डॉक्टर है आपके पास यहाँ पे क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट। तो कोई डॉक्टर आया पेशेंट के पास, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई कि ये है। तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व करेगा सिंपली कि अच्छा तो ये प्रॉब्लम है आपके, ठीक। उसके बाद में डॉक्टर क्या करेगा, उसको टेस्ट लिखेगा, जैसे ब्लड टेस्ट लिख दिया, ब्लड का टेस्ट करवाओ। फिर वो टेस्ट करवा के आया। अब वो टेस्ट करवा के आया तो वो क्या देखता है, जो रिपोर्ट आई है, सॉरी एक मिनट, ये जो भी रिपोर्ट आई है, देखो पहला पॉइंट हो गया आपके पास, कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर ने उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्व किया और उसका मेजरमेंट किया। फिर दूसरा पॉइंट है, अब उसने उसको क्या दे दी, ब्लड टेस्ट का, जैसे एक्यूरेट असेसमेंट। एक्यूरेट असेसमेंट यानी कि एक ब्लड टेस्ट लिख दिया कि आप ये लो टेस्ट करवाओ। टेस्ट आया, रिपोर्ट आई। अब वो रिपोर्ट आई है तो फिर वो क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा कि भाई आपके क्या है, प्लेटलेट्स कम है ब्लड में, ठीक है। तो अच्छा प्लेटलेट्स कम है, क्या करें, तो प्लेटलेट्स कम है तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसको बढ़ाने के लिए एक एप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, यानी कि वो स्लिप, वो क्या कहते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन देगा, यानी कि पर्ची, ठीक है, सीधी भाषा में बोलते हैं पर्ची। तो डॉक्टर लिखते हैं दवाई वगैरह वो लिखेगा और उसका सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, दवाई लिख दी। दवाई लिखने के बाद जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, काउंसल, उसको बताएगा कि आप ऐसा करो, आपके उसको बताएगा पेशेंट को कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, इस जो दवाई लिखी है, प्रिस्क्रिप्शन है, इसको लेना है, ठीक है, हो गया। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। ट्रेनिंग कैसे करवाएगा प्रोवाइड, कि प्लेटलेट्स कम ना हो, भाई प्लेटलेट्स कम ना हो, जैसे कि प्लेट्स कम हो गई तो उससे क्या हुआ, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह, ठीक है, ये हो गए। तो वो उसको ट्रेनिंग देगा कि मच्छरों से ऐसे रहो, ठीक है, मच्छरों से बच के रहो, मच्छरों के लिए ये करो ये करो, इससे। तो उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी उसने और प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर उसको एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाएगा। कंसल्टेशन प्रोवाइड कैसे करवाएगा, वो अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स है ना, उसमें जाएगा, उसके प्रति सभी जो क्या कहते हैं उसके जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, उसके लिए सभी को अवेयर करेगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है।
सातवां पॉइंट है, वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि भाग लेगा ऑब्जर्वेशन में, किसी प्रॉब्लम का ऑब्जर्व करने में भाग लेगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करेगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है अलग अलग उसको समझेगा, जो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या कारण आ रहे हैं, भाई क्या चक्कर पड़ रहा है जिससे ये इसके प्रॉब्लम हो रही है, इसको समझेगा, एनालिसिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ये काम होते हैं इसके क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट के। अब आप इसके डॉक्टर के द्वारा समझे तो इससे आपको समझ पाएगा। ठीक, आगे चलिए। रोल ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में क्लिनिकल सोशियोलॉजी के क्या क्या रोल है। तो ये क्या हुई भाई, ये क्या बात हुई भाई, डायरेक्ट रोल कैसे पढ़ेंगे, पहले पता भी तो हो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं पहले क्राइसिस इंटरवेंशन। ये आ गया आपके पास क्राइसिस इंटरवेंशन। पहले पढ़ते हैं क्राइसिस, फिर पढ़ेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन। तो सर क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस इज ए सडन इवेंट इन वंस लाइफ विच डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग विच द यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म कांट रिसोल्व द प्रॉब्लम। कुछ समझे, नहीं समझे। देखो क्या है, क्राइसिस एक अचानक आई हुई, सडन अचानक आई हुई प्रॉब्लम है किसी के जीवन में। अब किसी के जीवन में एक अचानक आई हुई प्रॉब्लम है जिससे कि उसका जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाए, और उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो कांट, ठीक है, उसका कोपिंग मैकेनिज्म उसका सामना नहीं कर सके, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर सके, ये होती है क्राइसिस। एग्जांपल समझो, ये मान लो आप अपना स्टूडेंट्स का लेके चले, नर्सिंग का लेके चलते हैं। आपके पास क्या हुआ, आज है आपके डेट डेट क्या, ये मान लो आज आप कॉलेज गए, और कॉलेज में जाके आपको क्या कहा कि आपके 2 दिन बाद क्या है, एग्ज़ाम है भाई, क्या है 2 दिन बाद एग्ज़ाम। तो आपके लिए वो क्या हो गया, क्राइसिस ही हो गया भाई, पूरे साल तो कुछ पढ़े नहीं। तो और ये क्या हुआ, अचानक बताया उन्होंने, पूरे साल कुछ पढ़े नहीं और एग्ज़ाम आ गई, आप क्या करें। तो उसका जो सॉल्व करने की कोपिंग मैकेनिज्म है वो आपके यूज़ नहीं होगी, अनयूजफुल हो जाएगी। कैसे कि आप क्या करें, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, इतना लंबा कोर्स है, क्या करेंगे, कुछ पढ़े हैं नहीं। तो ये क्या हो गया, आपके पास क्राइसिस हो गया, अचानक आएगा, कॉलेज में गए और अचानक बता दिया भाई ये है 2 दिन पहले। अब भाई 10-15 दिन पहले बताते तो अचानक नहीं था, धीरे धीरे आराम से 10-15 दिन पहले बता दिया, कर लेंगे जब तक। तो अब 2 दिन पहले बताया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया आपके क्राइसिस। अब पढ़ते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस इंटरवेंशन, इट इज़ ए टेक्निक यूज टू हेल्प एन इंडिविजुअल और फैमिली टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद द इंटेंस फीलिंग देयर टिपिकल एंड क्राइसिस। यानी कि अब क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, ये एक टेक्निक है। क्या है बच्चों, एक टेक्निक। क्राइसिस इंटरवेंशन एक टेक्निक है जो कि किसी इंडिविजुअल या फैमिली के जो ऊपर जो क्राइसिस आया या जो संकट आया है उसको सामना कर सके, कोप यानी सामना, उसका सामना कर सके, ये एक टेक्निक है। जैसे कि 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, आपको बताया है नहीं, अब आप क्या करोगे, आप तुरंत अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे, 2 दिन पहले से खाना पीना सब भूल भुला के। तो ये क्या हो गया, आपके क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया, यानी कि उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए एक टेक्निक है। इट इज़ ए प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेट ऑफ प्रोसीजर डिज़ाइन टू ऑफर इमोशनल फर्स्ट एड फॉर द इंडिविजुअल हु इज़ एक्सपीरियंसिंग इनकेपेसिटीज स्ट्रेस। भाई बिना टेंशन लिए, अब कोई स्ट्रेस, अगर आप सोच लोगे भाई एग्ज़ाम में टेंशन हो गया, आपके स्ट्रेस आ गया, कुछ कर नहीं पाओगे, और एक है जो बिना टेंशन के चलो अरे कर लेंगे सब, 2 दिन तो है भी। तो ये क्या हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया। अब क्राइसिस का एक बात बताऊँ मैं आपको, क्राइसिस को अगर हम एक इजी लैंग्वेज में देखें तो व्हाट इज़ क्राइसिस।
क्राइसिस इज ए डेंजर, क्राइसिस इज डेंजर, लिख लीजिए कॉपी में, क्राइसिस एक डेंजर है। ठीक, चलो आगे चले। संकट है क्राइसिस, जो कि सडन अचानक आया हुआ संकट। अब हम क्या पढ़ रहे थे, रोल पढ़ रहे थे, सॉरी रोल पढ़ रहे थे, इसके लिए हमने क्राइसिस पढ़ लिया, क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ लिया। चलो आगे। क्राइसिस कैन बी व्यूड एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डेली लाइफ सिचुएशन। जो क्राइसिस है वो आपके डेली लाइफ सिचुएशन में आता रहता है, कभी एग्ज़ाम का हुआ तो कभी किसका हो गया। ठीक है, तो आपके जो लाइफ है, डेली लाइफ, उसमें ये क्राइसिस आपके आता रहता है। ए क्राइसिस में बी इन्फ्लुएंस पीपुल्स लिव्स डिफरेंट वे। ठीक है, पीपल के जो डिफरेंस वे है रहने का तरीका, उससे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होता है। इंटरवेंशन एट ए क्राइसिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम मेक द पर्सन टोटली इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। कि भाई ऐसा है, जो क्राइसिस आया अपने पास, क्राइसिस इंटरवेंशन है। देखो हमने पहले 2 पॉइंट तो पढ़ लिए क्राइसिस के बारे में, फिर आ गया इंटरवेंशन। क्राइसिस का जो इंटरवेंशन है वो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? भाई हमारे पास कोई संकट आया है तो उसका समाधान करना इम्पोर्टेंट तो है ही। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट ऐसे है टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस। हमारा जो मेंटल इलनेस है उसको रोकने के लिए, भाई वो बीमार ना हो। कैसे? कि बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम मेक द पर्सन टोटली इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। जो लंबे टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कोई लंबे टाइम से प्रॉब्लम है वो हमारे आ रही है, तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेक द पर्सन टोटली इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक राइट टाइम पर उसको गाइडेंस दे कि आपके ये हो रहा है तो आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक, ये आ गया, लो पॉइंट ही आ गया। इफ़ प्रॉपर गाइडेंस इज़ प्रोवाइड एट द राइट टाइम द विक्टिम विल कम आउट ऑफ इट एंड बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल फ्यूचर प्रॉब्लम इन लाइफ। यानी कि अगर किसी को राइट टाइम पर क्या करे, गाइडेंस प्रोवाइड करवा दे, तो जो विक्टिम है यानी कि जो इस पर पीड़ित है व्यक्ति, वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकेगा और उस आगे की जो फ्यूचर लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हैंडल करने की उसमें केपेबल हो जाएगा। ठीक है, क्राइसिस पढ़ लिया, क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ लिया, 2 दिन का एग्जाम्पल ले लिया। अब पढ़ते हैं यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। भाई क्राइसिस इंटरवेंशन है, इसमें सोशियोलॉजी का क्या यूज़ है देख लेते हैं। प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन आर रिलेटिवली एप्लीकेबल टू क्राइसिस इंटरवेंशन एज वेल एज। जो सोशियोलॉजी की जो कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल और कंसेप्ट है वो क्राइसिस इंटरवेंशन से एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि लागू, क्राइसिस इंटरवेंशन पर लागू होते हैं सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट और प्रिंसिपल। देयर आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन क्राइसिस इंटरवेंशन एंड क्लिनिकल सोशियोलॉजी। जो आपके पास क्लिनिकल सोशियोलॉजी है और इंटरवेंशन है, इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होते हैं। कैसे? बोथ आर इंटरवेंशन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन चेंज एंड एप्लीकेबल एट इंडिविजुअल लेवल। यानी कि जो दोनों, अब यहाँ पे बोथ किसके लिए आया है? यह बोथ आया है इन दोनों के लिए, क्राइसिस इंटरवेंशन और क्लिनिकल सोशियोलॉजी, इन दोनों के लिए यहाँ पे बोथ आया है। तो ये जो क्राइसिस इंटरवेंशन है और क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो दोनों एक इंडिविजुअल के लेवल को चेंज करने और एप्लीकेबल होने पर की जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करती है। ठीक है, बोथ इंटरवेंशन बिलीव इन द कंसेप्ट दैट इंडिविजुअल आर सोशल बीइंग अफेक्टेड बाय सोशल सर्कमस्टेंस। जो सर्कमस्टेंस यानी होता है परिस्थिति, जो हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है उससे क्या होता है, अफेक्टेड होता है इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन एक इंडिविजुअल दैट इंडिविजुअल आर सोशल बीइंग, इंडिविजुअल है वो सोशल बीइंग अफेक्टेड बाय सोशल सर्कमस्टेंस। ठीक है,
सोशल सर्कमस्टेंस प्ले वाइटल रोल इन क्राइसिस डेवलपमेंट एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। जो सोशल सर्कमस्टेंस है यानी कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो एक क्राइसिस डेवलपमेंट में और क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या करती है, एक मुख्य रोल, वाइटल यानी होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक दैट मस्ट बी डील विद इन द क्लाइंट्स सोशल एनवायरनमेंट। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम, ये देखो इसके वही टुकड़े कर दो समझने के लिए, जल्दी याद हो जाएगा, टुकड़े कर दो। द कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, पहला टुकड़ा, हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, दैट मस्ट बी डील्ड विद इन द क्लाइंट सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ऐसे करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, टुकड़ों में याद करो जल्दी याद होगा। देखो फर्स्ट आ गया आपके पास क्लिनिकल सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट है, पहले तो हेडिंग देखो, हेडिंग क्या कह रही है, क्राइसिस इंटरवेंशन में हम जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या क्या यूज़ है। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी के यूज़ क्या क्या है, तो वही हम देख रहे हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी के रूल्स। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है, उसके जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प किस में हेल्प करता है, एक इंडिविजुअल की हेल्प, एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी है जिसके कंसेप्ट है वो एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है, किस में करता है हेल्प, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक, जो डायनेमिक है उसको समझने में उसकी हेल्प करता है। अच्छा, तो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक दैट मस्ट बी डील्ड विद इन द क्लाइंट सोशल इन्वायरमेंट, जो क्लाइंट का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके साथ वो डील करता है, कौन, डायनेमिक, इसको, ठीक है, ये डील करता है। इसको समझने के लिए क्लिनिकल सोशियोलॉजी के कंसेप्ट है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट है वो हेल्प करता है। ये लो कंप्लीट, आगे चलें। द थेरापिस्ट मस्ट हेल्प टू द इंडिविजुअल टू रिस्टोर द स्टेबल लेवल ऑफ सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। पर्सनल क्राइसिस इज फॉर्म्ड थ्रू एन इंटरप्रेटिव एंड डेफिनेशनल फ्रेमवर्क, ठीक। वंस द थेरापिस्ट अंडरस्टैंड द सोशल साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्राइसिस फॉर्मेशन, इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रेटजी कैन बी डेवलप्ड। एक बार जो ये मानो थेरापिस्ट है, यानी कि थेरापिस्ट होता है चिकित्सक एंड डॉक्टर, किसी सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम से उसको समझ ले तो इससे जो क्राइसिस आ रहा है उसका इंटरवेंशन है, उसको बचाने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये मानो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले होता है क्राइसिस असेसमेंट। सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम आई है, क्राइसिस आया है तो उसको असेसमेंट करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। फिर जो इन्फॉर्मेशन हम मतलब कि कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एकत्रित करेंगे, प्राप्त करेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में इसके ये होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, गैदर करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। कंट्रोल, फिर भाई वो जो प्रॉब्लम आई है उसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, कंट्रोल करेंगे। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्शन में कंट्रोल करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस असेसमेंट, जो हम असेसमेंट दे रहे हैं उसको प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। फिर रेफरल, रेफरल जानते हो आप, रेफरल करो रेफरल कोड से, ठीक है, कैशबैक मिलेगा। थ्रू दिस स्टेप क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट वर्क विद द क्लाइंट टुवर्ड गोल ऑफ सोशल इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो ऊपर दिए हुए हैं ये स्टेप, इसके द्वारा क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो काम करते हैं और जो क्लाइंट के गोल है उसकी तरफ काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर नंबर भी है
टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम पे, उस पर आप DM कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द एब्यूज्ड। यानी कि अब ये सबसे पहले तो हम टॉपिक को पढ़ने से पहले हेडिंग पढ़ो, हेडिंग को समझना ज़रूरी है। हेडिंग क्या कह रहा है? सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर एब्यूज़। जो कि एब्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में जो सर्विस है, मतलब कि जो एब्यूज़ है उनको कम करने के लिए जो सर्विसेज चलाई गई है, उनके डेवलप करने के लिए क्या क्या सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। यानी कि एब्यूज़ हो रहा है तो उस एब्यूज़ को कम करने के लिए जो हमने सर्विस चलाई हुई है, तो उस सर्विस को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये पढ़ना है भाई। समझ गए? आगे चलें। एब्यूज़, व्हाट इज़ एब्यूज़? भाई स्ट्रेटजी तो पढ़ लेंगे हम, पर ये भी तो पता हो एब्यूज़ क्या होता है। तो एब्यूज़ इज़ डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट इंटेंशनल हार्म और इंजर्स अदर पर्सन। एब्यूज़ क्या है? एब्यूज़ एक एक्शन है जो कि किसी को इंटेंशनल हार्म करे, यानी कि आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाए, या कोई व्यक्ति है उसको इंजर करे, उसको हानि पहुंचाए, यही क्या है? एब्यूज़ है। एब्यूज़ एक इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ये एक बिहेवियर का फॉर्म है। हर्ट अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को हर्ट करे, ये एक एब्यूज़ हो गया। किसी अन्य व्यक्ति को हम इंटेंशनली हार्म पहुंचाए, ये एक एब्यूज़ हो गया। किसी को इंजर करे, ये एक एब्यूज़ हो गया, ठीक है। आगे चलिए। रिस्क फैक्टर फॉर एब्यूज़। रिस्क फैक्टर फॉर एब्यूज़ यानी कि एब्यूज़ क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या रिस्क है इसके? तो लैक ऑफ मेंटल कैपेसिटी ऑफ टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन सेफ्टी। खुद की जो सेफ्टी है, भाई ये मानो मेरे साथ एब्यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, मेरे साथ कोई एब्यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मेंटल कैपेसिटी की कमी, मेरी जो मानसिक कैपेसिटी है उसकी कमी के कारण हो रहा है, जिससे कि मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ खुद की सेफ्टी के लिए। अब मैं खुद की सेफ्टी कर लूँगा तो मेरे साथ कोई एब्यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या है, कोई फिजिकल एब्यूज़ हुआ है, कोई मेरे को मार के जा रहा है और मेरी मार के जा रहा है, चला गया, तो ये एक फिजिकल एब्यूज़ हो गया। लेकिन अगर मेरी मेंटल कैपेसिटी सही है, लेक नहीं है, मेंटल कैपेसिटी सही है, तो मैं कोई मारने आया तो मैं डिसीजन बना लूँगा, इसको ये मेरे लाठी की तरह है तो मैं इसके पत्थर की मारूँ, दूर से भाग जाएगा वो, है ना। तो मेंटल कैपेसिटी है, खुद की सेफ्टी करने के लिए जो मेंटल कैपेसिटी है वो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो डिसीजन ले सके। फिर है लो सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी होता है आत्मसम्मान। भाई किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो करने दो यार, क्या कर रहा है, ऐसे भी इज्जत तो है नहीं, ऐसे बोलेंगे। कोई मार रहा है, मार ले यार, इज्जत तो है नहीं ऐसे भी। तो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट उसकी क्या है? कम है। सोशल आइसोलेशन, एक तरीके से सोशल आइसोलेशन देखें तो सामाजिक रूप से रहना। भाई सबके साथ रह रहे हैं तो झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी हो गई, एब्यूज़ भी होगा, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज। हाँ, जो हेल्थ सर्विसेज है उसका और जो सोशल सर्विसेज है उसमें कमी हो। जैसे कोई एब्यूज़ कर रहा है और उसको कोई बचाने वाला ना हो, है ना, ये हो गया आपके पास सोशल सर्विस, हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस, ठीक है। सोशल सिचुएशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एब्यूज़, और जो सोशल सिचुएशन है जो एब्यूज़ को बढ़ाती है, ये आपके क्या हो गए? रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। आगे चले। टाइप ऑफ रिस्क, अभी मैंने बताया आपको फिजिकल एब्यूज़ के बारे में, कोई मार के जा रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एब्यूज़, कौन कौन से टाइप्स है एब्यूज़ के। फर्स्ट है फिजिकल, सेकेंड वन इज़ साइकोलॉजिकल, थर्ड वन इज़ सेक्सुअल एब्यूज़, फाइनेंशियल एब्यूज़, नेगलेक्ट एब्यूज़। एक एक को पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, और इसके क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास फिजिकल एब्यूज़, वही मैंने बताया, मार के चला गया। इट मे बी बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी शारीरिक रूप से हानि हुई है हमें, जैसे कि फॉर द एग्जांपल स्लेपिंग, चाटा मार के चला गया, किकिंग, चोकिंग, ठीक है। अब मतलब कि फिजिकल में क्या होता है, कोई मार के चला गया, अब चला तो गया, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसको कोई मार के गया है,
ठीक है, वो बताएगा तो है नहीं, वो तो बताएगा नहीं कि भाई वो मेरे को मार के चला गया, बताएगा तो उसकी क्या होगी, बेइज्जती हो जाएगी। हम क्या करेंगे, उसके साइन है, द साइन ऑफ फिजिकल एब्यूज़, जो जो चिन्ह वगैरह है फिजिकल एब्यूज़ के, वो क्या क्या है उससे पता लगा लेंगे। तो द साइन ऑफ फिजिकल एब्यूज़ इंक्लूड ब्रूसेस, लैक्रेशन, सॉरी अरे एक मिनट, वुंड हो गया, रोप मार्क हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यानी कि किसी को मार के चला गया तो वो बताएगा तो है नहीं कि भाई मुझे मार के चला गया। उसके क्या देखेंगे, चोटें, उसको चोट लग रही होगी, है ना। और जो वुंड वगैरह है, रोप मार्क यानी कि रोप के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, अगर मान लो रस्सी से मारा है तो रस्सी का चिन्ह हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा उसके, ठीक है, उसके फ्रैक्चर वगैरह हो जाएंगे, हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी। फिर उसके प्लास्टर लगाएंगे हम, ज़्यादा है तो कास्ट लगा देंगे और थोड़ा कम है तो स्लेब लगा देंगे। डॉक्टर से पूछ के कास्ट स्लेब कर देंगे। कौन सी है भाई, हाथ टूटा है तो बिलो एल्बो लगानी है तो बीई स्लेब लगा देंगे, बीई कास्ट लगा देंगे, ठीक है। ये प्लास्टर के हो गए आपके। आगे चले, साइकोलॉजिकल एब्यूज़। साइकोलॉजिकल एब्यूज़ क्या होता है, इट रेफर डिलिब्रेट काजिंग ऑफ इमोशनल पेन। इमोशनल पेन के द्वारा आपके जो ये है इमोशनल पेन है, उसके द्वारा साइकोलॉजिकल एब्यूज़ को रेफ़र किया गया है। कैसे, जैसे कि थ्रेट ऑफ हार्म, कोई हमें नुकसान की धमकी पहुंचा गया, दे दिया, ब्लेमिंग कर दिया किसी ने, हरेसमेंट कर दिया यानी कि उत्पीड़न वगैरह, यूज़ ऑफ साइलेंस, हमारी जो चुप्पी है उसका फ़ायदा उठा लिया, येलिंग, वर्बल एब्यूज़ एक्सेट्रा। साइन क्या गया इसके, साइन है इमोशनल अपसेट, अनयूजुअल बिहेवियर, नर्वसनेस। अब इसको समझो, देखो इसको आप समझो। अब कैसे समझोगे, पहली बात तो ये क्या होगी, इमोशनल यानी कि आपके दिमाग में चल रहा है यार वो हमसे ऐसे कह गया, जैसे कि एक तो मैं हूँ, एक आप हो, तो मैंने क्या किया, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ कर दिया आपके साथ। कैसे, थ्रेट ऑफ हार्म, मैंने आपको धमकी दे दी, भाई ऐसा है, ये नहीं किया ना तो मैं ये कर दूँगा, ब्लेम कर रहा हूँ मैं आपको, हरेसमेंट दे रहा हूँ मैं, उत्पीड़न, और आप चुपचाप हो, तो आपकी जो चुप्पी है, साइलेंस है, आपकी जो साइलेंस है उसका मैं यूज़ ले रहा हूँ, आप कुछ कह ही नहीं रहे तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये नहीं होता चिल्लाना, मैं आज चिल्ला के बात करूँ आपसे, ओए ये काम कर दे वरना देख लेना, है ना, चिल्ला के बात करें। और वर्बल एब्यूज़ यानी कि जो गाली दी मैंने, मतलब मुँह से, वैसे देता नहीं हूँ वैसे, लेकिन गाली वगैरह दी, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो हो गया मेरा, अब आप क्या, आपके ऊपर क्या होगी, जैसे मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ ना, तो एग्जाम्पल तो हो गए मेरे जैसे। अब साइन आप में देखने पड़ेंगे, इमोशनल अपसेट, आपका जो इमोशनल है वो अपसेट हो जाए, इमोशनली अपसेट हो जाएंगे आप कि ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है। अनयूजुअल बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल हो जाएगा, आप नर्वसनेस हो जाओगे, ठीक है, नर्वस हो जाओगे कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हम, सेक्सुअल एब्यूज़, इट रेफर टू अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो सेक्सुअल एब्यूज़ है वो आपके अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अनवांटेड यानी कि अनचाहा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, एग्जाम्पल हो गया अनवांटेड टचिंग, अनवांटेड टचिंग, किसी को टच कर दिया, ठीक है, कोई चाहता नहीं है फिर भी टच कर दिया, ऐसे है ना, रेप कर दिया, है ना। सेक्सुअल एक्सप्लिसिट फोटोग्राफिंग, किसी की फ़ोटो वगैरह खींच के जाके वायरल कर देते हैं ना, तो ये सेक्सुअल एब्यूज़ में आते हैं, करना मत कभी। जैसे इसके साइन क्या क्या हो जाएंगे, जेनाइटल इन्फेक्शन, जो जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह है उनमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, वेजाइनल और एनल ब्लीडिंग, जो वेजाइनल है, वाजिना और एनल है उससे ब्लीडिंग यानी कि ब्लड वगैरह आने लगेंगे। टोर्न यानी होता है फटा हुआ, ठीक है, टोर्न यानी क्या होता है, फटा। स्टैंड और ब्लडी अंडर क्लोथ्स, जो अंडर क्लोथ्स है वो क्या होगा, फटा हुआ हो जाएगा, फटा हुआ और सना हुआ, यानी ब्लड के द्वारा सना हुआ और फटा हुआ हो, कौन, अंडर क्लोथ। फिर आता है आपके पास फाइनेंशियल एब्यूज़। फाइनेंशियल एब्यूज़ क्या क्या है, इट अकर्स व्हेन द रिसोर्सेज और इनकम ऑफ वल्नरेबल अडल्ट आर आएगा, आर इलीगली और इनप्रॉपरली यूज्ड बाय अनदर पर्सन। देखो फाइनेंशियल एब्यूज़ को हम कैसे समझेंगे, किसी, देखो एग्जांपल देखो पहले इसके,
थेफ्ट, फ्रॉड, मिस यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरगेटिंग ऑफ चेक। तो इसमें देखो आप क्या है, पहला पॉइंट है इट अकर्स व्हेन द रिसोर्सेज और इनकम ऑफ वल्नरेबल अडल्ट। अब वल्नरेबल क्या होता है, इसका आपके अलग टॉपिक है, सोशियोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी में भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई फिजिकल, मेंटल और सोशियो साइकोलॉजिकल रूप से क्या हो, सही काम ना कर सके, यानी कि किसी की दूसरे की उसको हेल्प लेनी पड़े, ये फिजिकल मेंटल के रूप में, तो ये होता है वल्नरेबल अडल्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैं वल्नरेबल हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो कोई अनदर पर्सन है इलीगली रूप से कोई जो अन्य है, जैसे मेरी कोई इनकम है वो आपने इलीगली रूप से यूज़ ले ली, आप क्या हो गए, अनदर पर्सन हो गए, और मैं क्या हूँ, वल्नरेबल एडल्ट हूँ। तो मेरी जो इनकम है या रिसोर्सेज है, जो इनकम के रिसोर्स है उसको आपने यूज़ ले लिया इलीगली और इनप्रॉपरली रूप से, तो ये आपके फाइनेंशियल एब्यूज़ में आते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखेंगे हम कि पहला हो गया थेफ्ट, चोरी वगैरह कर ली भाई मेरी, ठीक है, इनकम है, पर्स उठा के ले गया। फ्रॉड, मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ हो। मिस यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका मिस यूज़ कर लिया हो। मेरा चेक वगैरह है भाई, पार्टी से मस्त चेक लेके आया था, तो वो आप खो गया हो या फिर कि कोई ले गया हो, या आपके फाइनेंशियल एब्यूज़ में आते हैं। ठीक है, नेगलेक्ट एब्यूज़, इसको भी हम बड़े आराम से एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। कैसे नेगलेक्ट में, सॉरी, इट इंक्लूड इग्नोरिंग मेडिकल और फिजिकल केयर नीड्स। देखो, मेडिकल और फिजिकल जो नीड्स है उसको इग्नोर कर दे। कैसे, मान लो, वैसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन एग्जांपल के लिए हम समझे, तो कोई जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, नर्स है, तो वो नर्स है, वो कोई पेशेंट है, उसके साथ उसकी दुश्मनी है। ठीक है, एग्जांपल से समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसा हो। तो क्या है कि नर्स एक पेशेंट है, ये बेड हो गया और इस पर ये पेशेंट है, ये ड्रिप वगैरह है ना, ये आपके ड्रिप चढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक नर्स है, जो कि नर्स की क्या होती है, टोपी वगैरह होती है ना, जो कि नर्स, तो जी मस्त बन गया बिल्कुल। तो जो नर्स होती है वो, उसको एक तो सभी के साथ सही ढंग से काम करना चाहिए भाई, बिना भेदभाव के, लेकिन किसी के इस नर्स की इस पेशेंट के साथ कोई दुश्मनी है बचपन से या स्टार्टिंग से या कभी भी दुश्मनी है, तो ये नर्स है वो क्या करेगा, जो पेशेंट है इसके साथ क्या क्या करेगा नर्स, सबसे पहले तो नेगलेक्ट में क्या क्या आएगा, इसको इग्नोर करेगा कि है ठीक है चलो कोई, इसके कोई मतलब नहीं है, पेशेंट पड़ा है पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दिया पहली बात। दूसरी बात क्या हो गया, इग्नोर कर दिया। दूसरा, नॉट प्रोवाइड बेसिक आइटम, इसको कोई जो बेसिक आइटम आता है पेशेंट के लिए, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट के लिए बेसिक आइटम आया है, जैसे फूड, खाना, पानी, कपड़े, सेफ़ लिविंग इन्वायरमेंट, मेडिसिन वगैरह है, वो नॉट प्रोवाइड नहीं कराएगा भाई, सभी को देते हैं। तो इसने क्या किया नर्स ने कि दुश्मनी है भाई मेरी, तो मैं तो कुछ प्रोवाइड नहीं कराऊँ, ना तो इसने इसको भोजन दिया, ठीक, ना पानी दिया वाटर, ना इसने इसको सेफ़ इन्वायरमेंट दिया भाई, जैसे इसको जो इन्वायरमेंट चाहिए था वो इसको इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, एक नेगलेक्ट एब्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, मेडिसिन वगैरह भी नहीं दी। अब इसके क्या क्या साइन होते हैं भाई, पानी नहीं पिलाया उसको, पानी प्रोवाइड नहीं कराया तो उसको डिहाइड्रेशन होगा, सिंपल। उसको भोजन नहीं खिलाया, फूड नहीं दिया तो माल न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन में क्या हुई, कमी हुई। पुअर पर्सनल हाइजीन, भाई उसको सेफ लिविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कराया और क्लॉथ वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कराया, तो उसकी जो हाइजीन है वो क्या हुई, पुअर पर्सनल हाइजीन होगी। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक बार और नर्स को देख लो, ये होगी नर्स, ये हो गया पेशेंट। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है पीपल वुलनरेबल फॉर एब्यूज़। कौन कौन से पीपल है जो एब्यूज़ के लिए वुलनरेबल होते हैं, यानी कि इनके साथ एब्यूज़ होने का चांस अधिक रहता है। पहला आता है पास वुमन। वुमन में क्या होता है कि वुमन आर मोर वुलनरेबल टू एब्यूज़ ड्यू टू देयर लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, इन्फीरियर स्टेटस इन द सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन इंक्लूड एजुकेशन फॉर गर्ल्स इक्वली। ये ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, इसने बोला है कि वुमन आर मोर वुलनरेबल, जो औरतें हैं वो एब्यूज़ के लिए ज़्यादा वुलनरेबल होती है, यानी कि ज़्यादा चांसेस रहता है एब्यूज़ का। तो क्यों होता है ये उनकी लोअर लेवल एजुकेशन, जो उनके एजुकेशन की जो लेवल है वो लो रहती है, इन्फीरियर स्टेटस रहता है, उनका नीचा स्टेटस रहता है सोसाइटी में, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रहता है एक तरीके से, भाई लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है। तो इसके लिए सोसाइटी ने या क्या क्या किया है, सोशल प्रोटेक्टिविटी इंटरवेंशन, जो सोशल प्रोटेक्टिविटी है उनको बचाने के लिए क्या क्या किया है, तो एजुकेशन फॉर गर्ल को एजुकेशन प्रोवाइड कराइए कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, सोसाइटी ने किया है ये काम। इक्वल अपॉर्चुनिटी, दोनों को, भाई लड़कियों हो या चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दियो। एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी आपने नहीं पढ़ा है तो सेल्फ एम्पावरमेंट में आपको वो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, वो पढ़ ले। ठीक है, तो ये आपके सोसाइटी ने प्रोवाइड कराया, क्यों, इस एब्यूज़ से बचने के लिए। ठीक, सेकेंड आता है एल्डरली पीपुल, यानी कि जो एल्डर हो जाते हैं उन वो पीपुल भी, वो लोग भी, देखो यहाँ पे ओल्डर पीपुल, यहाँ पे क्या आएगा, ओल्डर पीपुल, मिस्टेक कर दी ना, हो जाती है यार मिस्टेक, एल आएगा। ठीक है, सही कर दिया ना करेक्शन। तो ओल्डर पीपुल आर मोर वुलनरेबल टू एब्यूज ड्यू टू लैक एक्सेस ऑफ रेगुलर इनकम। हाँ, ये देखो भाई इनके साथ क्या होता है, जो ओल्डर यानी कि बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, ओल्डर पीपल के साथ जो इनकम आ रही है उसमें कमी हो जाए, उसमें कमी के कारण एब्यूज़ होता है। कैसे, डिक्लाइनिंग, देखो सबसे पहले तो कारण क्या है एब्यूज़ का, डिक्लाइनिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी। भाई फिजिकल और उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन, यानी कि कम हो जाती है। और फिजिकल रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पर वो क्या हो जाते हैं, डिपेंड्स हो जाते हैं। जैसे कि कोई, अभी एग्जांपल समझेंगे, टेंशन मतलब, सोशल प्रोटेक्शन इज़ यूजुअल फ्रॉम द ओल्ड एज पेंशन। क्या किया है भाई, इसके लिए सोसाइटी ने एल्डरली एब्यूज़ से बचाने के लिए क्या किया है, पेंशन, सभी को पेंशन प्रोवाइड की है। 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो उसको क्या पेंशन दी जाती है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये अब नर्स को तो हटा देते अपन, अब पढ़ते हैं हम एल्डरली एब्यूज़। तो एल्डरली एब्यूज़ में क्या होता है, ये कोई एल्डरली एब्यूज़ है, इसके हाथ में क्या है, ठीक है, ये एल्डरली एब्यूज़ है, इसमें इसकी कमर झुकी हुई थोड़ी, इसका जो ये एक तो फिजिकल रूप से क्या हो गए, फिजिकल और मेंटल रूप से इनकी जो स्थिति है वो क्या हो गई, डिक्लाइनिंग हो गई। और अपनी हेल्थ के लिए या खुद का ध्यान रखने के लिए दूसरे लोगों पर या अपने से जो अपने घर वाले हैं उन पर क्या हो गए, आश्रित, ठीक बोलते हैं, आश्रित हो गए, डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए। तो अब भाई वो कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक, मतलब बिना इस टाइम पे लालच आ जाता है, भाई क्या करें। तो इसके लिए पेंशन प्रोवाइड की है सरकार ने कि ऐसा है आप इनको पेंशन दो, तो ये खुद का जो खाने पीने का है वो खुद कर सके या फिर किसी और को पैसे देकर करवा सके, जिससे इनके साथ एब्यूज़ नहीं होगा। थर्ड आता है आपके पास चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन हैव लिमिटेड लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंड डिपेंडेंसी एंड हैंस आर मोर प्रोन फॉर एब्यूज। प्रोन यानी होता है अधिक, जो एब्यूज के लिए अधिक होते हैं। चिल्ड्रन है उन वो लिमिटेड लेवल ऑफ, देखो जैसे कोई बच्चा है उसको क्या है, ऑटोनॉमी यानी होता है स्वशासन, भाई मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, है ना, ऐसा होता है ना बच्चों में। तो बच्चों में जो खुद के हिसाब से काम करने का है वो उसका लिमिटेड स्कोप होता है, और जो डिपेंडेंट होते हैं खुद पर वो भी उनकी क्या होती है, कम होती है। मतलब कि वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और जो खुद का भाई खुद के हिसाब से काम करे वो भी उनका लेवल है वो लिमिटेड रहता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, लेजिस्लेशन में जैसे बाल विवाह हो गया है ना, पेरेंटिंग स्किल, प्रिवेंट फ्यूचर स्किल्स, ये आपके सोसाइटी ने प्रोवाइड की है। ठीक है, आगे चले। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई व्यक्ति है वो डिसेबल्ड है, कैसे, फिजिकल रूप से, मतलब चलने वलने में या हाथ पैर है वो उसके टूट रहे हैं फिजिकल रूप से, तो उसके लिए क्या क्या किया है, बीइंग अनेबल टू कैरी आउट फिजिकल वर्क, जो कि फिजिकल रूप से अपना काम करने में असमर्थ है, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, वो कि एक गरीबी, भाई वो खुद काम नहीं कर सके तो गरीब होंगे, ठीक है, पॉवर्टी के उनके मोर चांस, अधिक चांस रहते हैं, एंड फेस फिजिकल एंड कम्युनिकेशन बैरियर, और जो फिजिकल और कम्युनिकेशन बैरियर है उनको फेस करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सोशल असिस्टेंट ग्रांट्स, भाई ये क्या है, सरकार पर निर्भर रहते हैं, भाई सरकार कुछ योजना चलाएगी हमारे लिए जिससे हम अपना पेट भर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कुछ काम तो कर नहीं सकते, गरीब है। आगे है एब्यूज़ प्रिवेंटिव सोशल स्ट्रेटजी, सोशल स्ट्रेटजी को प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन कौन से, एब्यूज़ को कम करने के लिए कौन कौन सी सोशल स्ट्रेटजी चलाई गई है। तो द प्राइमरी एम ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल फ्रॉम एब्यूज इज टू कीप इन देम इन ए सेफ एंड प्रोटेक्टेड प्लेस एंड प्रिवेंट फर्दर एब्यूज़, यानी कि कुछ एब्यूज़ है उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी चलाई गई, वो आपके सब स्ट्रेटजी ये है। देखो पहले होगा एम्पावरिंग द इंडिविजुअल, भाई एम्पावरिंग यानी कि होता है किसी को मतलब वो देना, एम्पावर देना, यानी कि खुद का काम खुद कर सके, या फिर एम्पावरमेंट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से समझाया गया है। इन्फॉर्मिंग अबाउट देयर राइट्स, कोई व्यक्ति है उसको अपने राइट्स के बारे में समझाना, इन्फॉर्म करना कि आपके क्या है ये राइट है तो आप ये करो। अवॉइडिंग पोटेंशियल रिस्क सिचुएशन, अवेयरनेस, मतलब कि जो जागरूकता फैलाओ, भाई आपको ये करना चाहिए, जागरूकता फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया है ना, ये योजना से। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या होता है दीनदयाल में, इसमें आपको साइकिल दी जाती है, ये ऐसी साइकिल, ये आपके दीनदयाल डिसेबल्ड में साइकिल दी जाती है। इसके बाद में है आपके पास जननी सुरक्षा। जननी सुरक्षा में क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना में जो गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट होती है जो लेडी, उसकी केयर की जाती है ना, और जो बच्चा होता है उसकी केयर की जाती है, सभी अच्छी तरीके से उसकी केयर की जाती है। जननी सुरक्षा में जो जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें भी वही कोई बच्चा हुआ, एक देखो इंटीग्रेटेड में ये देखो, इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिए जाते हैं ना, हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, उसके न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सभी उसके करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ के लिए जो मिशन है भाई सभी को अच्छी से अच्छी हेल्थ मिल सके, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में। स्कॉलरशिप स्कीम, स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे कि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, किसी के पास पैसे वगैरह की कमी हो तो वो अच्छे से पढ़ सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें जो किसी व्यक्ति है या कोई पर्सन है उसकी स्किल्स डेवलप की जाती है, किसी पर्सन है या कोई व्यक्ति है उसकी क्या है
स्किल डेवलप की जाती है जिससे कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके और रोज़गार प्राप्त कर सके, देश को आगे बढ़ाए ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लिनिकल सोशियोलॉजी, मीनिंग वगैरह, डेफिनेशन, ये 4 टुकड़ों में बांटा था इसको। ये लीड वाली पढ़ी ली, फंक्शन पढ़ लिए, ये फंक्शन हो गया इसके, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट पढ़ लिया, फिर इंटरवेंशन देख लिया, फंक्शंस देख लिए, क्या क्या फंक्शंस है ये बताया था मैंने डॉक्टर्स का डेंगू वाला एग्जांपल लेके। क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ा, क्राइसिस क्या है, क्राइसिस इज ए डेंजर, ठीक है। इंटरवेंशन पढ़ लिया, 2 दिन वाला एग्जाम ले लिया, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। यूजेस पढ़ ही लिए। इसके बाद में हमने एब्यूज़ देखा है, एब्यूज़ ये 4-5 एब्यूज़ है, उसके फर्स्ट फिजिकल है, ये सभी एग्जाम्पल से देखे चाटा पड़ गया, ठीक है। उसको फाइनेंशियल पेंशन वगैरह, नेगलेक्ट भाई दुश्मनी है तो वो ऐसा करेगा। पीपुल वनरेबल एब्यूज़, यानी कि ये भी हमने पढ़ लिया, वुमेन अधिक है, ठीक है, किस कारण से है और सोसाइटी ने उसको बचाने के लिए क्या क्या किया है। फिर एब्यूज़ को बचाने के लिए हमने स्ट्रेटजी देखी, स्ट्रेटजी देख ली, दीनदयाल वाली देख ली, साइकिल है ना, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन साइकिल देख ली, और ये देख लिया, स्किल्स डेवलप कर ली। और थैंकिंग फॉर लिसनिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आएंगे आपके साथ बोर्ड पर, आएंगे डायरेक्ट, हो सके तो बोर्ड पर आएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो चलने लग गई है अब थोड़ी थोड़ी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।